दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। बीरबल की अनोखी परीक्षा। मुगलों का जादुई पेड़। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने चारों ओर देखा और बोले, आज मैं बीरबल को एक नई परीक्षा देने वाला हूं। अगर वह इसमें सफल हुए तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी परीक्षा स्वीकार है। कृपया आदेश दें। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि कल सुबह मेरे बगीचे में एक ऐसा पेड़ खड़ा हो जो रातों रात उग जाए और जिस पर अलग अलग प्रकार के फल लगे हों। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, यह तो नामुमकिन है। कोई पेड़ रातों रात कैसे उग सकता है? लगता है इस बार बीरबल भी हार मान लेंगे। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े रहे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बस मुझे एक रात का समय दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन देखना, अगर कल सुबह यह पेड़ न दिखा तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और दरबार से विदा लेकर इस चुनौती का हल निकालने के लिए चल पड़े। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल सीधा अपने घर पहुंचे और गहरी सोच में पड़ गए। यह काम साधारण तरीके से अकबर ने मुझसे रातों रात पेड़ लगाने को कहा है, लेकिन पेड़ तो एक दिन में नहीं उग सकता। लेकिन अगर पेड़ पहले से तैयार हो तो? फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत अपने खास सेवकों को बुलाया और उन्हें एक आदेश दिया, हमें एक ऐसा बड़ा पेड़ चाहिए जिसकी जड़ें मिट्टी से बाहर निकली हुई हों और जिस पर अलग अलग फल लगे हों। सेवक भौंचक्के रह गए, लेकिन उन्होंने बीरबल का आदेश मान लिया और जल्दी से पूरे राज्य में ऐसा पेड़ ढूंढने निकल पड़े। कुछ घंटों की खोज के बाद वे एक पुराने बाग में पहुंचे जहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। यह पेड़ कई वर्षों पुराना था और इसकी शाखाओं पर अलग अलग प्रकार के फल लगे थे, आम, अनार, अमरूद और संतरे। बीरबल ने आदेश दिया कि इस पेड़ को सावधानी पूर्वक जड़ सहित उखाड़ा जाए। उन्होंने इसे एक बड़े रथ में रखा और राजमहल के बगीचे में ले जाकर उसे मिट्टी में लगा दिया। लेकिन पेड़ को ऐसे ही लगाने से काम नहीं चलता। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कुछ और करना था। बीरबल ने कुछ किसानों और माली को बुलाकर कहा, तुम लोग रात भर इस पेड़ के पास बैठकर इसकी रखवाली करोगे और सुबह जब सूरज उगेगा तो तुम सब कहोगे कि यह पेड़ रातों रात उगाया है। किसानों ने हाँ में सिर हिलाया और योजना के अनुसार रात भर पेड़ के पास बैठकर पहरा देने लगे। अगली सुबह जब पेड़ ने सबको चौंका दिया, अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अकबर अपने दरबारियों के साथ बगीचे में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने देखा, उनके सामने एक विशाल वृक्ष खड़ा था जिस पर अलग अलग प्रकार के फल लगे थे। अकबर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, ये कैसे संभव हुआ? क्या तुमने सच में रातों रात ये पेड़ उगा दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही तो प्रकृति का जादू है। ये पेड़ रातों रात उग आया क्योंकि मैंने इसे बहुत प्यार और देखभाल से लगाया। अकबर ने बगीचे के किसानों से पूछा, क्या यह सच है? ये पेड़ रातों रात उगा? किसानों ने सिर झुकाकर कहा, जी हां जहांपनाह, हमने अपनी आंखों से देखा कि यह पेड़ रात भर में बड़ा हुआ। अकबर सोच में पड़ गए। वह समझ गए थे कि इसमें जरूर बीरबल की कोई चाल होगी। उन्होंने पेड़ को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें बेवकूफ बना दिया। यह पेड़ पहले से तैयार था, तुमने इसे यहां लाकर लगाया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपने कहा था कि सुबह तक यह पेड़ यहां होना चाहिए और मैंने आपकी आज्ञा पूरी कर दी। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और दरबारियों से बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि कोई भी काम असंभव नहीं होता, बस सही सोच और योजना की जरूरत होती है। डारा शिक्षा। हर समस्या का हल चतुराई और योजना से निकाला जा सकता है।
धैर्य और समझदारी से असंभव चीजें भी संभव हो सकती हैं। हर सवाल का जवाब सिर्फ सीधे तरीके से नहीं, बल्कि दिमाग लगाकर भी दिया जा सकता है। एक बार की बात है, संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरण तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मन बहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कलह दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मारपीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपये अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है तुझे। मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया है। अब आपकी जैसी मर्जी हो, इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूं, और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहां का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेर अली के नाम से विख्यात हो रहा है, सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नाशरी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुरा कर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूं। आज 7 वर्षों के बाद यहां मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति तीठ भी अमीरों की सी थी। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेर अली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेर अली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेर अली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूं। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेर अली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपये की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेर अली की तरफ इशारा करके, शेर अली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है।
सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेर अली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लाओ। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेर अली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूं। यहां की भाषा तक नहीं समझता और न यहां पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है। उसको यहां लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे। फिर मैं किसकी साक्षी हूं? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूं कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है। इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। बेचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हुजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांच कर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक झल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही झल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेर अली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेर अली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेर अली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहां पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहां ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेर अली के नाम से विख्यात हो गया हूं। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारतवर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी। अतएव कृपा कर मुझे प्राणदंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेर अली से पूछा, शेर अली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेर अली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई। अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज्य किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूं और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूं। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेर अली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेर अली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेर अली के हवाले कर दिया। शेर अली बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया।
दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक एक ग्रामीण हांफता हुआ दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसकी बकरी चुरा ली है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने बकरी नहीं चुराई? ग्रामीण ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अकबर मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, इस मामले को सुलझाने का काम बीरबल पर छोड़ते हैं। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, यह काम मुझे सौंप दीजिए, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। बीरबल ने उस ग्रामीण और उसके पड़ोसी को अगले दिन दरबार में आने को कहा और आदेश दिया कि एक गधा भी लाया जाए। अगले दिन दरबार में ग्रामीण, उसका पड़ोसी और एक गधा हाजिर हुए। बीरबल ने कहा, यह गधा जादुई है, यह सच और झूठ को पहचान सकता है। जो भी झूठा होगा, इस गधे को छूते ही वह गधे को पहचान लेगा। दरबारियों ने हैरानी से बीरबल को देखा। बीरबल ने गधे को एक छोटे से अंधेरे कमरे में रखा और सभी को आदेश दिया कि वे बारी बारी से कमरे में जाएं और गधे की पूंछ को पकड़ें। पहले ग्रामीण गया, फिर पड़ोसी। सभी ने कहा कि उन्होंने गधे की पूंछ पकड़ ली। जब सभी बाहर आ गए तो बीरबल ने उनके हाथों को सूंघा और तुरंत घोषणा की, चोर यही है। और उन्होंने ग्रामीण के पड़ोसी की ओर इशारा किया। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने गधे की पूंछ पर काली स्याही लगाई थी। जो सच बोल रहा था उसने निडर होकर गधे की पूंछ पकड़ी और उसके हाथ काले हो गए। लेकिन चोर डर के कारण गधे की पूंछ को छूने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। उसके हाथ साफ हैं और यही चोर है। पड़ोसी झेंप गया और तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शिक्षा, झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, सच्चाई सामने आ ही जाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने एक और बार साबित कर दिया कि सच के आगे झूठ टिक नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी दरबार में एक आदमी आया जो बहुत ही घबराया हुआ था। वह सीधे अकबर के पास गया और कहा, हुजूर, मुझे बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरे साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। अकबर ने उसे घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ व्यापारी भाई? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? व्यापारी ने बताया, हुजूर, मैं रोज की तरह बाजार में अपना सामान बेचने गया था, लेकिन जब मैं लौटा तो पाया कि मेरे घर के सारे बर्तन और कीमती चीजें चोरी हो गई थीं। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि यह चोरी किसने की है। बीरबल ने ध्यान से व्यापारी को देखा और फिर कुछ सोचा। हजरत, यह बहुत दिलचस्प मामला है। मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूं। मुझे कल तक का समय दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। ठीक है बीरबल, तुम अपनी जांच पूरी कर लो। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, हुजूर, मुझे इस मामले में एक झूठ पकड़ा है। अकबर चौंकते हुए बोले, क्या झूठ? बीरबल, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि वह झूठ बोल रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, व्यापारी का कहना था कि उसकी चोरी की गई चीजें बहुत कीमती थीं, लेकिन जब मैंने ध्यान से उसके घर का मुआयना किया तो मैंने देखा कि वहां कोई खास कीमती चीज नहीं थी। केवल कुछ पुराने बर्तन थे जो किसी काम के नहीं थे। अकबर ने हैरान होकर कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि व्यापारी खुद ही चोरी का झूठ बोल रहा था? बीरबल ने कहा, जी हां हुजूर, व्यापारी ने चोरी का बहाना बनाकर खुद को एक बड़े नुकसान का शिकार बताया है ताकि वह लोगों से मुआवजा ले सके। अकबर को अब समझ में आ गया था। उन्होंने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उसे सच बोलने के लिए कहा। व्यापारी ने अंततः अपना झूठ कबूल कर लिया और कहा, हुजूर, मैंने खुद ही अपनी पुरानी चीजों को चोरी का रूप दिया था ताकि मैं मुआवजा ले सकूं। अकबर ने व्यापारी को कड़ी सजा दी और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। बीरबल, तुमने तो इस मामले को सुलझा लिया, वह भी बिना कोई बर्बादी किए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर,
कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए हमें चतुराई और धैर्य की जरूरत होती है। खानी से सीखा, झूठ हमेशा पकड़ में आता है और सच्चाई देर से सही लेकिन हमेशा सामने आ ही जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अकबर के 3 अनोखे और बहुत ही कठिन सवाल। दोस्तों, बादशाह अकबर को बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी पर बहुत भरोसा था, लेकिन कभी कभी वे उसे परखने के लिए कठिन प्रश्न भी पूछते थे। एक दिन अकबर ने तय किया कि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेंगे और 3 ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका उत्तर देना लगभग असंभव हो। अगली सुबह दरबार में सभी नवरत्न और मंत्रीगण उपस्थित थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं बीरबल के लिए 3 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जिनका उत्तर देना आसान नहीं होगा। यदि बीरबल इनका सही उत्तर दे सका तो उसे एक विशेष इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर वह असफल रहा तो उसे दरबार में सबके सामने हार स्वीकार करनी होगी। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप प्रश्न पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का उत्तर दे सकूं। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा। पहला सवाल, दुनिया का केंद्र कहाँ है? अकबर ने पूछा। बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया का केंद्र मध्य कहाँ है? सभी दरबारी हैरान रह गए। यह कैसा सवाल था? पूरी दुनिया का केंद्र कहाँ हो सकता है? ये तो कोई वैज्ञानिक भी नहीं बता सकता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जमीन पर एक लकड़ी से एक बिंदु बना दिया और बोले, जहांपनाह, यह है इस दुनिया का केंद्र। अकबर ने चौंक कर पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि आप विश्वास न करें तो किसी भी गणना से इसे नाप लें। अगर आपको संदेह है तो किसी भी ज्ञानी को बुलाकर पूछ लें। मैं गारंटी देता हूं कि यह दुनिया का मध्य बिंदु है। अकबर हंस पड़े। दरबारियों ने भी स्वीकार किया कि बीरबल ने बहुत चतुराई से उत्तर दिया था। दूसरा सवाल, आसमान में कितने तारे हैं? अकबर ने अगला सवाल पूछा। बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि आकाश में कुल कितने तारे हैं? यह सुनकर दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। यह सवाल तो कोई भी नहीं बता सकता था। सितारों की गिनती कौन कर सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर एक भेड़ मंगवाने के लिए कहा। जब भेड़ दरबार में लाई गई तो बीरबल बोले, जहांपनाह, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अकबर चौंक गए। यह तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि आपको मेरी बात पर संदेह है तो आप खुद गिन सकते हैं। यदि किसी और को बेहतर उत्तर मालूम हो तो वह भी आकर बता सकता है। अकबर और दरबारी मुस्कुरा उठे। यह जवाब भी अद्भुत था। तीसरा सवाल, दुनिया में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं? अब अकबर ने अंतिम और सबसे कठिन सवाल पूछा। बीरबल, यह बताओ कि इस दुनिया में कुल कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? यह तो असंभव सवाल था। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती और घटती रहती है। कोई भी इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकता था। बीरबल थोड़ा मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर आसान है। दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के लोग होते हैं, बुद्धिमान और मूर्ख। बुद्धिमान लोग आपके जैसे होते हैं और मूर्ख लोग वे हैं जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं। अगर आप दुनिया के हर व्यक्ति की जांच करवा लें तो आप खुद समझ जाएंगे कि किसकी गिनती किस में होती है। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी दरबारी बीरबल की हाजिर जवाबी पर मंत्रमुग्ध हो गए। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। कोई भी कठिन सवाल तुम्हें हरा नहीं सकता। अकबर ने बीरबल को कीमती वस्त्र, सोने की मुद्राएं और एक सुंदर घोड़ा इनाम में दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर इनाम स्वीकार किया और बोले, जहां पनाह, ज्ञान और बुद्धि से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। केवल सोचने का तरीका सही होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन से कठिन सवाल का भी उत्तर बुद्धि और चतुराई से दिया जा सकता है। समस्याओं का हल हमेशा मौजूद होता है, बस हमें सही तरीके से सोचना आना चाहिए। दोस्तों, बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां बुद्धिमानी और हास्य से भरी होती थीं। अकबर को हमेशा बीरबल की चतुराई को परखने में आनंद आता था।
और इसके लिए वे अजीबोगरीब चुनौतियां देते रहते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने बीरबल के सामने ऐसी समस्या रख दी जिसे सुनकर दरबारियों का भी सिर चकरा गया। एक सुबह दरबार लगा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज मैं बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। देखते हैं क्या इस बार भी वह हमें चौंका पाते हैं। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। अकबर ने आदेश दिया कि एक थाली लाई जाए जिसमें रेत और चीनी को मिला दिया गया था। बीरबल, तुम्हें इस रेत और चीनी को अलग करना होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम छलनी या किसी भी अन्य साधन का उपयोग नहीं कर सकते। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारियों को लगा कि इस बार तो बीरबल भी हार मान जाएंगे। कैसे संभव है बिना छलनी के? यह तो नामुमकिन है। लगता है इस बार बीरबल को हार माननी पड़ेगी। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े हुए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहां अपना यह कार्य कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर हंस पड़े और बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन देखना इस बार तुम फंस जाओगे। बीरबल सीधा अपने घर गए और सोचने लगे। वे जानते थे कि इस काम को साधारण तरीके से करना संभव नहीं था, लेकिन उनकी चतुर बुद्धि ने तुरंत एक उपाय खोज लिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बीरबल अपने घर से निकले और राजमहल के सुंदर बगीचे में पहुंचे। उनके हाथ में वही रेत और चीनी का मिश्रण था। उन्होंने वह मिश्रण धीरे धीरे घास के पास बिखेर दिया और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ ही देर में उनकी योजना काम करने लगी। बगीचे में हजारों चींटियां थीं। चींटियां रेत और चीनी की तरफ बढ़ने लगीं। उन्होंने चीनी के दाने पहचान लिए और धीरे धीरे चीनी उठाकर अपने बिलों में ले जाने लगीं। कुछ ही घंटों में पूरी चीनी चींटियां उठा ले गईं और जमीन पर सिर्फ रेत बच गई। बीरबल मुस्कुराए और धीरे धीरे सारी रेत समेटकर एक थैले में भर ली। उन्होंने संतोष की सांस ली और दरबार की ओर चल पड़े। अगले दिन जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। तो बीरबल, क्या तुमने रेत और चीनी को अलग कर लिया या हार मान ली? बीरबल मुस्कुराए और एक थैली अकबर को दी। जहां पनाह, यह लीजिए आपकी शुद्ध रेत। अकबर चौंक गए। लेकिन चीनी कहां गई? बीरबल ने हंसते हुए कहा, वह तो चींटियों के घर पहुंच चुकी है। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई देखकर दंग रह गए। अकबर ने भी हंसते हुए ताली बजाई और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने इस असंभव से दिखने वाले काम को भी इतनी सरलता से कर दिखाया। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, आज तुमने न केवल मेरी चुनौती को पूरा किया, बल्कि हमें यह भी सिखा दिया कि किसी भी कठिन समस्या का हल बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। शिक्षा, हर समस्या का हल धैर्य और चतुराई से निकाला जा सकता है। जहां सोच वहां राह। कभी हार मत मानो, हर मुश्किल का हल होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अकबर की सबसे मुश्किल चुनौती। दोस्तों, बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा चतुराई और हाजिर जवाबी से भरी होती थीं। लेकिन एक दिन अकबर ने बीरबल को ऐसी चुनौती दे दी जिसने पूरे दरबार को हैरानी में डाल दिया। अकबर की कठिन चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में एक शरारती विचार आया और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम कहते हो कि तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज है, तो आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी चुनौती रखता हूं जिसे हल करना नामुमकिन है। बीरबल मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, जहां अपना आप आदेश दें। अकबर ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम्हें पूरे शहर के लोगों को गिनना होगा, लेकिन बिना किसी को सीधे गिने। दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। बिना गिने गिनती कैसे हो सकती है? यह तो असंभव है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दें। कल मैं आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर रख दूंगा। अकबर हंसे और बोले, देखते हैं इस बार तुम्हारी बुद्धि कैसे काम करती है। बीरबल की अनोखी योजना।
बीरबल ने घर जाकर गहराई से सोचा, शहर के लोगों को बिना गिने गिनना है, यह तो मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अगली सुबह वे पूरे शहर में घूमने निकले। उन्होंने देखा कि हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग रहते थे। अगर वे एक एक को गिनते तो महीनों लग जाते। फिर उन्हें एक शानदार तरकीब सूझी। बीरबल सीधा शहर के सबसे बड़े हलवाई के पास गए और बोले, आज पूरे शहर के लिए पकवान बनाओ और हर व्यक्ति को एक एक लड्डू मुफ्त दो, लेकिन हर व्यक्ति से कहो कि वे केवल एक ही लड्डू लें और बदले में एक दाना चावल डालें। हलवाई ने ऐसा ही किया। पूरे शहर में लड्डू बंटने लगे और हर व्यक्ति ने एक एक चावल का दाना बड़े पात्र में डाल दिया। शाम तक पात्र भर चुका था। बीरबल ने चावल के दाने गिने और फिर दरबार की ओर चल पड़े। अकबर का चौंकाने वाला जवाब। अगले दिन जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। तो बीरबल, क्या तुमने बिना गिने लोगों की संख्या पता कर ली? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जी हां, मैंने पूरे शहर के लोगों को बिना सीधे गिने गिन लिया। अकबर चौंक गए। कैसे? बीरबल ने एक बड़ी थैली राजा के सामने रखी जिसमें चावल के हजारों दाने थे। मैंने हर व्यक्ति को एक लड्डू दिया और बदले में एक चावल का दाना लिया। फिर चावल के दाने गिन लिए और यह रहा आपके शहर के लोगों की संख्या। अकबर ने यह सुनते ही ठहाका लगाया और ताली बजाते हुए बोले, वाह बीरबल, तुम सच में सबसे चतुर व्यक्ति हो। यह तरीका तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दरबार में तालियां गूंज उठीं। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर दंग रह गए। शिक्षा। हर समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो मुश्किल को आसान बना सके। सीधा रास्ता हमेशा हल नहीं होता, कभी कभी सोच बदलने की जरूरत होती है। बीरबल और अकबर की समझदारी की परीक्षा। अकबर की नई चुनौती। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर का मन कुछ अजीब सा था। वह हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे और आज उनके मन में एक नई चुनौती आई। अकबर ने दरबार में सभी को देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचना। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। सभी दरबारी बड़ी उत्सुकता से बीरबल का चेहरा देखने लगे। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े हुए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा धनी कौन है? सभी दरबारी हतप्रभ थे। वे सोच रहे थे कि अकबर इस सवाल से क्या सिद्ध करना चाहते हैं। क्या बीरबल सही जवाब दे पाएंगे? बीरबल का अनोखा जवाब। बीरबल कुछ देर तक शांत रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा धनी वह व्यक्ति है जिसे कोई भी वस्तु या धन अपने से अधिक प्रिय न हो। व्यक्ति जो अपने मन में संतोष और शांति रखता है, वही असल में सबसे बड़ा धनी होता है। अकबर थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल को गौर से देखा और फिर मुस्कुरा दिए। जानते थे कि बीरबल का जवाब कोई साधारण बात नहीं थी। अकबर बोले, यह तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया बीरबल, लेकिन तुम्हारी बात को सच्चे अर्थों में समझने के लिए मैं एक परीक्षा चाहता हूं। डांड। अकबर की परीक्षा। अकबर ने तुरंत अपने सिपाही को आदेश दिया और दरबार से बाहर एक बहुत बड़ा ताजमहल जैसा महल बनवाने का आदेश दिया। महल में सोने और चांदी से सजा प्रत्येक कोना था। अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल, तुम इस महल को देखकर यह बताओ कि इसमें सबसे मूल्यवान चीज क्या है। बीरबल ने ध्यान से महल को देखा। हर चीज सोने से सजी थी। हर कमरे में कीमती रत्न जड़े हुए थे। सभी दरबारी एक तक बीरबल की ओर देख रहे थे। क्या वह यह सवाल सही से हल करेंगे? बीरबल का उत्तर और अकबर की समझदारी। बीरबल ने देखा कि महल में सबसे मूल्यवान चीज महल के बीचों बीच रखा हुआ एक छोटा सा बर्तन था, जिसमें एक साधारण सी मिट्टी रखी हुई थी। बीरबल ने उस बर्तन को उठाया और अकबर से कहा, जहांपनाह, इस बर्तन में रखी मिट्टी ही सबसे मूल्यवान है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि यह मिट्टी सबसे मूल्यवान है? पर क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह मिट्टी महल के हर हिस्से में फैलने से पहले महल के हर कोने को भरने वाली है। इसकी शक्ति और साधारणता से यह हर चीज को समान बनाती है। धन,
रत्न और सोने का महल भी अगर इस मिट्टी से भर न पाए तो उसका कोई मूल्य नहीं। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल, तुमने मुझे फिर से समझाया कि असल में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। वह है संतोष और समझदारी, जो हमें भीतर से सशक्त बनाती है। तन्रा, शिक्षा। सच्चा धनी वही है जो संतोषी हो और अपनी संतुष्टि में ही शांति पा सके। धन और संपत्ति बाहरी है, असली ताकत अंदर से आती है और वह हमें संतोष से मिलती है। हमेशा समझदारी से काम लो, क्योंकि हर स्थिति में सबसे मूल्यवान चीज हमारी सोच और दृष्टिकोण है। आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बार की बात है, संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरण तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मन बहलाव के समय बंदियों का लाना कहां तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कलह दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मारपीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपये अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है तुझे। मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया है। अब आपकी जैसी मर्जी हो, इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूं, और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहां का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेर अली के नाम से विख्यात हो रहा है, सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नाशरी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूं। आज 7 वर्षों के बाद यहां मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति तीठ भी अमीरों की सी थी। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेर अली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेर अली, ये तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेर अली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से
आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूं। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेर अली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपये की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेर अली की तरफ इशारा करके, शर अली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेर अली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लाओ। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेर अली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूं, यहां की भाषा तक नहीं समझता और न यहां पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको यहां लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे। फिर मैं किसकी साक्षी हूं? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूं कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है, इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। विचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हुजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांच कर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक झल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही झल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेर अली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेर अली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेर अली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहां पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहां ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेर अली के नाम से विख्यात हो गया हूं। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारतवर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राणदंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेर अली से पूछा, शेर अली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेर अली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात रह गई। अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज्य किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूं और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूं। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेर अली को और दूसरी बीरबल को
तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेर अली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेर अली के हवाले कर दिया। शेर अली बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक दिन एक गरीब किसान घबराया हुआ दरबार में आया और बोला, जहांपना, मेरी जमीन के बीचों बीच एक पुराना खंडहर है जिसमें एक रहस्यमयी दरवाजा है। जब भी कोई उसे खोलने की कोशिश करता है वह बंद ही रहता है, लेकिन रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने उस दरवाजे के खुलने और रोशनी निकलने की बात भी कही है। मैं बहुत डरा हुआ हूं, कृपया मेरी मदद करें। बादशाह अकबर ने यह सुनकर दरबारियों की ओर देखा। कुछ दरबारी डर गए, कुछ ने कहा कि यह भूतों का काम है और कुछ बोले कि वहां खजाना छिपा हो सकता है। लेकिन अकबर को यह मामला बड़ा दिलचस्प लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेगा। क्या तुम इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, भले ही यह दरवाजा रहस्यमयी हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसका हल निकाल लूंगा। बीरबल ने उस किसान की जमीन का मुआयना किया और खंडहर तक पहुंचे। वहां सचमुच एक पुराना दरवाजा था जो दिन में कभी नहीं खुलता था। बीरबल ने आसपास की जमीन और दीवारों का निरीक्षण किया और फिर रात को वहीं रुकने का फैसला किया। आधी रात को अचानक अजीब आवाजें आने लगीं। बीरबल ने अपनी आंखें खुली रखीं और ध्यान से हर चीज पर नजर रखने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि खंडहर के एक कोने में हलचल हो रही है। कुछ परछाइयां धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थीं। बीरबल ने चुपके से अपनी तलवार संभाली और पास जाकर देखने लगे। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से हल्की रोशनी निकलने लगी। बीरबल समझ गए कि यह किसी रहस्यमयी शक्ति का काम नहीं, बल्कि किसी चालाक इंसान की करतूत है। उन्होंने तुरंत एक चाल चली। वे जोर से बोले, कोई है, इस रहस्य को खोलने वाला अब पकड़ा जाएगा। इतना सुनते ही कुछ लोग भागने लगे। बीरबल ने जल्दी से एक मशाल जलाई और उनकी ओर दौड़े। वहां कुछ ठग थे जो इस रहस्यमयी दरवाजे का इस्तेमाल चोरी करने और लोगों को डराने के लिए कर रहे थे। राज्य से पर्दा उठ गया। सुबह होते ही बीरबल ने उन ठगों को पकड़कर दरबार में पेश किया। उन्होंने बताया, जहांपना, ये ठग इस खंडहर में गुप्त सुरंग से आते थे और अंदर के रास्ते से दरवाजे को खोलते थे। ये लोगों को डराकर यहां खुदाई करने से रोकते थे ताकि कोई उनके छिपे हुए खजाने तक न पहुंचे। बादशाह अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक बड़ा रहस्य सुलझा दिया। अब इस खंडहर की ठीक से जांच कराई जाएगी और किसान को उसकी जमीन बिना डर के वापस दी जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, हर समस्या का हल दिमाग से होता है, डर से नहीं। दरबार में सबने बीरबल की तारीफ की और बादशाह ने उन्हें बहुमूल्य इनाम दिया। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार ए आम में बैठे हुए थे। तभी महल से उनके लिए बुलावा आ गया। बादशाह अकबर जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि दूसरा बुलावा आ गया। जिन बेगम साहिबा का बुलावा आया था, बादशाह उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे जल्दी से दरबार से उठकर महल की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेर कर मुस्कुरा रहा है। बादशाह से यह देखा नहीं गया और क्रोधित होकर उन्हें हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहां से फौरन निकल जाओ और अब इस जमीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बीरबल ने हुक्म मान लिया और नरम लहजे में सलाम करते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद कुछ दरबारी तो बीरबल के जाने से खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान हो गए। जब बीरबल को गए काफी दिन हो गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इधर बीरबल के न होने से दरबार के कामों में बहुत सी परेशानियां ठंडा लगीं। स्वयं बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। अब उन्हें बीरबल के न होने का एहसास होने लगा। वे बीरबल को बुलाने के लिए तरकीब सोचने लगे। एक दिन अकबर बादशाह
अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्होंने एक गाड़ी में बीरबल को जाते हुए देखा। बादशाह अकबर ने हुक्म देकर गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी के रुकने के बाद बादशाह अकबर ने क्रोधित स्वर में बीरबल से पूछा, तुमने मेरा हुक्म क्यों टाला? बीरबल ने नरम लहजे में जवाब दिया, जब आपने मुझे हुक्म दिया था कि इस जमीन पर पैर नहीं रखना, तो उसी दिन मैं दूर देश जाकर वहां की जमीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछा लाया हूं। अब मैं इसी पर रहता हूं और आपका हुक्म मानता हूं, जिंदगी के बाकी दिन में इसी पर गुजार दूंगा। बीरबल की वफादारी पर खुश होकर बादशाह ने उनकी गलती को माफ कर दिया और फिर से उनका पद उन्हें दे दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार एक बादशाह का अंगूठा युद्ध में कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका उपचार कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। अधिक उपचार करने से इतना अवश्य हुआ कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नया नाखून नहीं आया। बादशाह ने सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया, यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर औपध ही पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डर गए। बहुतों ने तो यह काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंची और अकबर बादशाह ने भी सुनी। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इसका उपाय पूछा। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहां पनाह, यदि आप मुझे जाने की आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी उपाय से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता हूं। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल की ख्याति बहुत शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गई। वहां के लोगों ने उसे भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह सुन लेगा तो उसको जेल में डलवा देगा, परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करता रहा। बीरबल की चतुराई और खजाना बादशाह अकबर का दरबार हमेशा नए नए मामलों से भरा रहता था, लेकिन एक दिन एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक दिन एक किसान रघु दरबार में घबराया हुआ आया और बोला, जहांपनाह, हमारे गांव में कुछ अजीब घटित हो रहा है। हर रात जमीन के नीचे से किसी के रोने की आवाज आती है और फिर सुबह वहां गड्ढा खुदा हुआ मिलता है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुमने कभी खुद जाकर देखा? रघु ने सिर हिलाया, जी नहीं, जहांपनाह, गांव के सभी लोग डरते हैं कि वहां कोई भूत प्रेत हो सकता है। हमने रात में पहरा भी दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। बस सुबह गड्ढा खुदा हुआ मिलता है और अजीब सी आवाजें आती हैं। अकबर सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, हमें इस मामले को सुलझाना होगा। तुम तुरंत गांव जाकर पता लगाओ कि यह सब क्या हो रहा है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं इस गुत्थी को सुलझाकर ही लौटूंगा। बीरबल की चतुराई। बीरबल गांव पहुंचे और ग्रामीणों से सारी जानकारी ली। उन्होंने खुद भी उन अजीब गड्ढों को देखा। यह साफ था कि कोई हर रात इन्हें खोद रहा था, लेकिन सवाल था, कौन और क्यों? बीरबल ने सोचा और गांव वालों से कहा, आज रात मैं खुद यहां पहरा दूंगा। देखते हैं कि यह रहस्य क्या है। रात हुई और बीरबल अपने 2 सैनिकों के साथ छिपकर बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था। आधी रात बीत चुकी थी जब अचानक जमीन हिलने लगी और एक आदमी चुपचाप गड्ढा खोदने लगा। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को संकेत दिया और वे तेजी से उस आदमी को पकड़ने के लिए दौड़े। बीरबल ने जब उस आदमी का चेहरा देखा तो चौंक गए। वह कोई आम चोर नहीं, बल्कि गांव का ही एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम गोपाल था। बीरबल ने पूछा, बाबा, आप हर रात गड्ढे क्यों खोदते हैं? सच बताइए। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मालिक, यह गड्ढे मैं किसी बुरी नीयत से नहीं खोद रहा। असल में मेरे दादा ने मुझे बताया था कि हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ा खजाना
यहां जमीन में दबा दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई सही जगह पर खुदाई करे तो उसे सोने और हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिलेगा। बीरबल ने पूछा, तो फिर तुम्हें यह खजाना मिला? गोपाल ने सिर हिलाया। नहीं मालिक, मैं वर्षों से खोज रहा हूं, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। मेरी उम्र ढल चुकी है, लेकिन मैं इसे खोजे बिना मरना नहीं चाहता। बीरबल उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, हम खुदाई करेंगे, लेकिन पूरे गांव के सामने। अगर कोई खजाना हुआ तो वह पूरे गांव का होगा। गांव वालों ने खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में सच में एक बड़ा लोहे का संदूक निकला। बीरबल ने संदूक खुलवाया और सभी की आंखें चमक उठीं। अंदर सोने की गिन्नियां, हीरे जवाहरात और प्राचीन आभूषण थे। बीरबल खजाने को लेकर दरबार पहुंचे और सारी घटना बताई। अकबर चौंक गए और हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बड़े रहस्य से पर्दा हटा दिया। यह खजाना अब गांव के विकास के लिए इस्तेमाल होगा, ताकि वहां के लोग और भी खुशहाल हो सकें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह यही न्याय है, और अब यह बूढ़े बाबा भी संतुष्ट होकर जीवन बिता सकते हैं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और गांव को धन देकर वहां एक विद्यालय और कुएं का निर्माण करवाया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और सत्य की खोज हमेशा रंग लाती है। खजाना केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्ची समझदारी और न्याय भी है। मौत के मुंह से वापसी। अकबर और बीरबल मित्रों। एक दिन दरबार में अकबर बादशाह के सामने एक अजीब मामला आया। राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित काले पहाड़मन नामक जगह से कोई भी लौट कर नहीं आता था। वहां जाने वाले सैनिक, व्यापारी और आम लोग तक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते। अकबर इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब उन्होंने अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस पहेली को सुलझाने का कोई रास्ता निकालो। अगर हम इसका हल नहीं निकाल पाए तो पूरा राज्य डर के साए में रहेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां बुद्धि साथ हो वहां अंधेरा भी रास्ता दिखाने लगता है। जहां हिम्मत हो वहां मौत भी घुटने टेक देती है। मैं इस राज को जानकर ही लौटूंगा। राजा ने बीरबल के लिए खास सुरक्षा दस्ते का इंतजाम किया, लेकिन बीरबल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ 2 सेवकों के साथ ही इस अभियान पर निकलेंगे। रहस्यमयी जंगल की अजीब घटनाएं। बीरबल अपने 2 विश्वासपात्र सेवकों रामू और करणमौंड के साथ काले पहाड़ की ओर बढ़े। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था, जहां कई बार अजीब अजीब आवाजें आतीं। रात के समय जब वे आराम कर रहे थे तो अचानक करण घबराकर बोला, मालिक, मुझे लगा कि कोई हमें देख रहा है। बीरबल ने आग के चारों ओर घेरा बनाने को कहा और बोले, डर को दिमाग में मत बसने दो, नहीं तो वह सच बन जाएगा। रात को रामू ने देखा कि एक सना लंबे सफेद बालों वाला आदमी छाया की तरह पास से गुजरा। वह कुछ बुदबुदा रहा था, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते वह गायब हो गया। बीरबल को समझ आ गया कि इस जगह में सिर्फ डर नहीं, बल्कि कोई बड़ा राज छिपा है। अगले दिन वे आगे बढ़े और काले पहाड़ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई पुराने टूटे फूटे रथ और अस्त्र शस्त्र बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई बड़ा युद्ध हुआ हो। तभी अचानक जमीन के नीचे से भयानक गर्जनाविज हुई और एक गुप्त द्वार खुल गया। तीनों ने छिपकर देखा। वहां से काले लबादे पहने कुछ लोग एक अजीब अनुष्ठान कर रहे थे। उनके चारों ओर कई कैदियों को जंजीरों में बांधा गया था। बीरबल ने धीरे से कहा, अब राज खुलने वाला है। यह जगह लुटेरों की गुप्त गुफा है, जो लोगों को गायब कर देते हैं और उनके खजाने लूट लेते हैं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल से जहरीली जड़ी बूटियां इकट्ठी की और रामू व करण को लुटेरों के खाने में मिला देने को कहा। रात होते ही लुटेरों ने जैसे ही भोजन किया, वे बेहोश फन होने लगे। तभी बीरबल और उनके साथी अंदर घुसे और कैदियों को आजाद करने लगे। लेकिन तभी लुटेरों का सरदार जाग गया और गुस्से में चिल्लाया, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब लड़ाई शुरू हो गई। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से उनके हथियार छिपा दिए थे। वे लुटेरे हाथापाई में कमजोर पड़ गए। कुछ ही समय में सभी को कैद कर लिया गया। बीरबल अपने साथ कैदियों और लुटेरों को लेकर दरबार लौटे।
जब अकबर ने यह सुना तो वे हैरान रह गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से हमें चौंका दिया। तुमने पूरे राज्य को एक बड़े खतरे से बचाया है। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इनाम तो प्रजा की सुरक्षा है। बस आपसे यही विनती है कि इन पहाड़ों की गुफाओं में सिपाही तैनात कर दिए जाएं, ताकि कोई और निर्दोष वहां फंसने न पाए। और बीरबल मन ही मन सोचने लगे, वो लंबे सफेद बालों वाला आदमी कौन था? और इधर अकबर भी उसी आदमी के बारे में सोच रहे थे। 2 दिन बाद बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, अभी जाओ, उस आदमी का पता लगाओ। वह कौन था? बीरबल, रामू और करण जब काले पहाड़ के घने जंगल में पहुंचे थे, तभी पहली बार लंबे सफेद बालों वाला आदमी एक छाया की तरह दिखा था। वह रात के अंधेरे में जंगल के बीच से गुजरा। उसकी चाल धीमी मगर रहस्यमयी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा हो। रामू और करण ने डरकर बीरबल को बताया, लेकिन बीरबल जानते थे कि हर रहस्य का कोई न कोई हल होता है। वे उस अजनबी का पीछा करने लगे। जंगल के बीच एक मां पुराना खंडहरनुमा किला था। बीरबल ने देखा कि वह आदमी उसी खंडहर की ओर बढ़ रहा था। बीरबल ने इशारे से रामू और करण को शांत रहने को कहा और छिपकर उसकी हरकतों को देखने लगे। वह आदमी वहां जाकर किसी से बात कर रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हें पता है कि राज अब बाहर आ सकता है। उस आदमी की आवाज गहरी और कंपन से भरी थी। हमें सावधान रहना होगा। अगर कोई और यहां आया तो उसे मौत की घाटी में फेंक देना। यह सुनकर बीरबल चौकन्ने हो गए। इसका मतलब यह था कि यह रहस्यमयी आदमी लुटेरों के साथ जुड़ा हुआ था और उनके भेद जानता था। सफेद बालों वाला आदमी कौन था? बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक चाल चली। वे अगले दिन बुजुर्ग साधुनैन के भेष में उसी खंडहर के पास पहुंचे और जोर से बोलने लगे, हे जंगल के देवता, यह जंगल शापित है। जो भी यहां अन्याय करता है वह खुद मौत का शिकार हो जाता है। उनकी आवाज सुनते ही सफेद बालों वाला आदमी डर के मारे बाहर निकला। अब उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें गहरी और लाल थीं, जैसे वह कई रातों से नहीं सोया हो। उसकी दाढ़ी भी सफेद थी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन शरीर मजबूत लग रहा था। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम जंगल के रक्षक नहीं बल्कि इन लुटेरों के सरगना हो। उस आदमी ने एक पल को गहरी सांस ली, फिर कहा, हां, मैं ही हूं, लेकिन मुझे मजबूरी में यह सब करना पड़ा। उस आदमी का नाम अमरनाथ मुन था। वह तेनन राज्य का एक पूर्व सेनापति कौन था। वचन राज्य का एक पूर्व सेनापति कौन था, जिसे कई साल पहले दुश्मन सैनिकों ने बुरी तरह घायल कर दिया था। वह किसी तरह बचकर इस जंगल में आ गया और एक साधु के रूप में रहने लगा। लेकिन एक दिन कुछ लुटेरे यहां आए और उसे बंदी बना लिया। उन्होंने उसे धमकाया कि अगर उसने उनकी मदद नहीं की तो वे उसे मार डालेंगे। तब से वह उनकी बात मानने पर मजबूर था। अमरनाथ ने बीरबल को बताया, मैं कभी बुरा आदमी नहीं था, लेकिन इन लुटेरों ने मुझे गुलाम बना लिया। मैं नहीं चाहता था कि कोई निर्दोष मरे, इसलिए मैं हर नए आने वाले को जंगल से डराकर भगाने की कोशिश करता था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम आजाद हो, लेकिन अब तुम्हें इस अन्याय को खत्म करने में हमारी मदद करनी होगी। अमरनाथ ने हामी भरी और कहा, मैं जानता हूं कि लुटेरों का असली ठिकाना कहां है। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। अगली रात अमरनाथ बीरबल और उनके साथियों को लुटेरों के गुप्त ठिकाने उस तक ले गया। उन्होंने लुटेरों के सारे हथियार नष्ट कर दिए और उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से लुटेरे घबरा गए और भागने लगे। बीरबल और उनके सैनिकों ने सभी को पकड़ लिया और राजा अकबर के दरबार में ले आए। अकबर ने अमरनाथ की बहादुरी देखी और कहा, तुमने अपनी बुद्धि और साहस से राज्य की रक्षा की है। तुम्हें फिर से हमारे सेनापति का दर्जा दिया जाता है। अमरनाथ की आंखों में आंसू थे। सालों बाद उसे अपनी पहचान वापस मिल गई थी। अंत में इस तरह सफेद बालों वाला रहस्यमयी आदमी कोई आत्मा या भूत नहीं था, बल्कि एक पाम सेनापति था जो लुटेरों के डर से छिपकर जी रहा था। बीरबल की चतुराई से न सिर्फ लुटेरों का अंत हुआ,
बल्कि एक बहादुर योद्धा को उसका सम्मान भी वापस मिला। अकबर ने बीरबल को इस अद्भुत सफलता के लिए मोती और सोने के आभूषणों से नवाजा और पूरे दरबार में जश्न मनाया गया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से राज्य को संकट से बचाया और मौत के मुंह से वापसी की। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार ए आम में बैठे हुए थे। तभी महल से उनके लिए बुलावा आ गया। बादशाह अकबर जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि दूसरा बुलावा आ गया। जिन बेगम साहिबा का बुलावा आया था, बादशाह उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे जल्दी से दरबार से उठकर महल की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेर कर मुस्कुरा रहा है। बादशाह से यह देखा नहीं गया और क्रोधित होकर उन्हें हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहां से फौरन निकल जाओ और अब इस जमीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बीरबल ने हुक्म मान लिया और नरम लहजे में सलाम करते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद कुछ दरबारी तो बीरबल के जाने से खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान हो गए। जब बीरबल को गए काफी दिन हो गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इधर बीरबल के न होने से दरबार के कामों में बहुत सी परेशानियां ठंडा लगीं। स्वयं बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। अब उन्हें बीरबल के न होने का एहसास होने लगा। वे बीरबल को बुलाने के लिए तरकीब सोचने लगे। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्होंने एक गाड़ी में बीरबल को जाते हुए देखा। बादशाह अकबर ने हुक्म देकर गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी के रुकने के बाद बादशाह अकबर ने क्रोधित स्वर में बीरबल से पूछा, तुमने मेरा हुक्म क्यों टाला? बीरबल ने नरम लहजे में जवाब दिया, जब आपने मुझे हुक्म दिया था कि इस जमीन पर पैर नहीं रखना, तो उसी दिन मैं दूर देश जाकर वहां की जमीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछा लाया हूं। अब मैं इसी पर रहता हूं और आपका हुक्म मानता हूं, जिंदगी के बाकी दिन में इसी पर गुजार दूंगा। बीरबल की वफादारी पर खुश होकर बादशाह ने उनकी गलती को माफ कर दिया और फिर से उनका पद उन्हें दे दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार एक बादशाह का अंगूठा युद्ध में कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका उपचार कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। अधिक उपचार करने से इतना अवश्य हुआ कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नया नाखून नहीं आया। बादशाह ने सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया, यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर औपध पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डर गए। बहुतों ने तो यह काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंची और अकबर बादशाह ने भी सुनी। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इसका उपाय पूछा। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहां पनाह, यदि आप मुझे जाने की आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी उपाय से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता हूं। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल की ख्याति बहुत शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गई। वहां के लोगों ने उसे भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह सुन लेगा तो उसको जेल में डलवा देगा। परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे और कहा, वैद्य साहब, हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। यदि तुरंत बुलवाया आप हमारे अंगूठे का नाखून उगा सकें तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इस रोग की ऐसी दवा याद है जिसके लगाने से केवल 5 दिन में ही नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी बेकार सिद्ध नहीं होगी, परंतु मैं जिन जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उनको मंगवा दें। यदि फिर भी आपका नाखून न आए तो मेरा सिर कटवा दीजिएगा। बीरबल ने कहा, ऐसी
दृढ़ता से जवाब देने वाला वैद्य आज तक मुझे नहीं मिला। अब मुझे आशा है कि मेरे रोग का अंत हो जाएगा। बादशाह खुशी से फूला न समाया। बीरबल बोले, सहायक तो परमेश्वर है। मैं 3 दिन में आराम कर देने का प्रण करता हूं, मगर मेरे नुस्खे की दवाओं का मिलना थोड़ा कठिन है। इसमें क्या कठिनाई है? क्या मैं बादशाह होकर भी दवा नहीं मंगवा सकता? बादशाह ने अपनी बादशाहत का रोब दिखाते हुए कहा। बीरबल बोले, परमेश्वर की कृपा से सब कुछ हो सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप उन दवाओं को नहीं मंगा सकेंगे, परंतु आप मुझे लिखित रूप से वचन दीजिए कि यदि आप 1 मास के भीतर दवा न मंगवा सके तो फिर मैं आपका इलाज नहीं कर सकूंगा, और अब तक आपने जितने वैद्य हकीम कैद कर रखे हैं उन सबको छोड़ देंगे। इस बीच अगर आप दवा मंगवा देंगे तो उसी समय मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। यह सुनकर बादशाह ने सोचा कि इस हकीम को मेरे प्रभाव और धन की खबर नहीं है। यह ऐसी कौन सी दवा मंगवाएगा जिसका मूल्य मैं नहीं दे सकूंगा। यह सोचकर उसने बीरबल के कथन अनुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और उससे दवाओं के नाम पूछे। बीरबल ने अपनी इच्छानुसार काम होता देखकर एक शेर पढ़कर सुनाया। क्या अजब आना है उस नाखून का, फूल गरगूलर का हो, पेशाब मछली का। बादशाह ने यह शेर सुनकर दोनों वस्तुएं लाने के लिए दीवान को आज्ञा दी। बेचारा दीवान काफी परिश्रम करके थक गया, परंतु इन दोनों वस्तुओं का कहीं नामो निशान भी नहीं पा सका। अवधि पूरी हो गई। लाचार होकर बादशाह को सभी हकीमों और वैद्यों को छोड़ना पड़ा। फिर बादशाह ने उन वैद्यों को बुलाकर शेर में कही गई दवाओं के गुण पूछे। सबने उन दवाओं की प्रशंसा की, क्योंकि बीरबल उनको पहले ही समझा चुके थे। हकीमों ने अपना छुटकारा पाने की वजह से बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया। उसके पश्चात बीरबल ने दिल्ली आकर सब बातें अकबर बादशाह को बताई। वे भी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर को बहुत सारे शौक थे। उन्हें शतरंज खेलना और पतंग उड़ाना पसंद था। उन्हें अन्य देशों की कहानियों को सुनना भी पसंद था, लेकिन उनका पसंदीदा शौक घोड़ों का था। उसमें भी अच्छे घोड़ों का संग्रह करना था। एक दिन घोड़ों का एक व्यापारी महल में आया। उसके पास बेचने के लिए घोड़ों का एक समूह था। बादशाह बाहर आए और घोड़ों को देखा। बादशाह अकबर ने कहा, ये बहुत ही सुंदर घोड़ों हैं, मैं सारे खरीद लूंगा। क्या तुम्हारे पास और भी हैं? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, पर यदि आप मुझे कुछ धन दे दें तो मैं अफगानिस्तान जाकर कुछ और घोड़े खरीद कर ले आऊंगा। अकबर ने घोड़ों के समूह के सारे घोड़े ले लिए और अफगानिस्तान से अधिक घोड़े लाने के लिए 200 सोने के सिक्के दिए। उन्होंने उसे पैसे दिए, लेकिन उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा। यह भी नहीं पूछा कि उसका नाम क्या था, वह कहाँ से आया था या वह कहाँ रहता था। घोड़ों के व्यापारी ने पैसे लिए और वहां से चला गया। कई दिन बीत गए, घोड़ों का व्यापारी वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों के बाद अकबर ने बीरबल से भारत में 10 सबसे बड़े मूर्खा की एक सूची बनाने के लिए कहा। बीरबल ने यह सूची तुरंत बनाकर बादशाह को सौंप दी। जैसे ही अकबर ने सूची को पढ़ना शुरू किया, वह हैरान रह गए और फिर बहुत क्रोधित हुए। बीरबल ने अकबर का नाम सूची में सबसे ऊपर लिखा था। बीरबल, यह क्या है? बादशाह चिल्लाए, मेरा नाम सूची में सबसे ऊपर क्यों है? जहां पनाह, ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों में सबसे बड़े मूर्ख हैं। बीरबल ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अकबर ने बीरबल के शब्दों से आहत होते हुए कहा। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, आपने एक अजनबी को इतना ज्यादा पैसा दे दिया और यह भी नहीं पूछा कि वह कौन था, कहां से आया था। क्या यह मूर्खता नहीं है? अकबर ने कहा, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो क्या होगा? महाराज, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो मैं सूची में सबसे ऊपर से आपका नाम हटा दूंगा और उसका नाम लिखा दूंगा। बीरबल ने कहा। अकबर को यह एहसास हो गया था कि उन्होंने वास्तव में मूर्खता की थी। कुछ दिन बाद अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सक्के उसे देंगे, जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए।
वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है, यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया। तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता? वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, लहापना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है, जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, झिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूं। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा, महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा दिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक धनवान कंजूस व्यक्ति की तारीफ में एक कवि कविता लिखकर उससे मिला और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे सुनाई। वह कंजूस समझ गया कि यह कवि उससे कुछ लेने के लिए ही यहां आया है। प्रशंसा में कविता पढ़ना तो एक बहाना है। कंजूस ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहां से जाने पर मजबूर कर दूं। यह सोचते हुए वह कंजूस बोला, बहुत खूब कवि महोदय, आपने मेरी तारीफ में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो बला टली, कुछ देना ना पड़ा और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लालच में कंजूस से मिलने आया। कवि पर नजर पड़ते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई, किससे मिलना है? यह कहकर कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कवि को कभी देखा ही ना हो। कवि आश्चर्य से चौंकते हुए बोला, महोदय, आप ये क्या कह रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी तारीफ में खूबसूरत सी कविता भी लिखकर सुनाई थी। आप इतने कम समय में ही मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई लाभ नहीं। जैसे कल तुमने मुझे कविता सुनाई वैसे ही मैंने भी अपनी मीठी मीठी बातें तुम्हें सुना दी थी। न तो तुमने मुझे कुछ दिया और न मैंने तुम्हें कुछ दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो।
कंजूस के इतना कहने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक दोस्त के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ था वह सब बीरबल को बता दिया। बीरबल बोले, कवि महोदय, आप एक हफ्ते के बाद अपने इस दोस्त को उस कंजूस के यहां भेजना। जब आपका दोस्त कामकाज के बहाने उससे मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आने का निमंत्रण देना। उस दिन मुझे भी बुला लेना, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह कहकर दरबार के कामकाज में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी घुल मिल गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने खाने का निमंत्रण दिया। कंजूस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी इसकी खबर कर दी। कवि वेश बदलकर दोस्त के घर आ पहुंचे। बीरबल भी वेश बदलकर आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन तीनों ने ही कंजूस की बड़ी आवभगत की और कंजूस से तरह तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था क्योंकि वह घर से खाकर नहीं चला था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख कुछ अधिक ही सताने लगी तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी इंतजाम है या ऐसे ही बैठे रहना है? कवि के मित्र ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तो तुम्हें केवल भोजन का निमंत्रण देकर प्रसन्न किया है। यह सुनते ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया। कंजूस ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कवि को वाजिब इनाम दिया तथा इस घटना से अच्छी सीख ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई ना कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढ कर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाया हूं। शहंशाह ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहां के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए, लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रखा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कुराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। दोस्तों, बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा चतुराई और हाजिर जवाबी से भरी होती थीं। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक कठिन चुनौती रखी जिससे पूरा दरबार चकित रह गया। अकबर की अनोखी चुनौती। और अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज मैं बीरबल के लिए एक खास चुनौती लेकर आया हूं। अगर वह इसे हल कर लेते हैं तो उन्हें हम विशेष इनाम देंगे। सभी दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने भी हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, आपकी चुनौती स्वीकार है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हें कल सुबह तक मेरे पास ऐसी चीज लानी होगी जो अगर हम किसी दुखी व्यक्ति को दें तो वह खुश हो जाए, और अगर किसी खुश व्यक्ति को दें तो वह दुखी हो जाए।
यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी सोच में पड़ गए। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो दुखी को खुश कर दे और खुश को दुखी? बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली और दरबार से विदा लेकर इस पहेली का हल ढूंढने निकल पड़े। बीरबल की चतुराई। बीरबल पूरे राज्य में घूमे। उन्होंने विद्वानों, व्यापारियों, किसानों और साधुओं से बात की, लेकिन किसी के पास ऐसा कोई उत्तर नहीं था जो दोनों स्थितियों में सही बैठता। एक सुनार ने कहा, महाराज, एक कीमती हीरा लीजिए। अगर गरीब को देंगे तो वह खुश हो जाएगा, लेकिन राजा को देंगे तो उसे खास फर्क नहीं पड़ेगा। बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं, यह उत्तर सही नहीं है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हर स्थिति में काम करे। फिर उन्होंने एक साधु से पूछा। साधु ने ध्यान लगाकर कहा, समय सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं देगा। बीरबल को अभी भी सही उत्तर नहीं मिला था। वे सोचते सोचते रात के समय अपने घर पहुंचे। तभी उनकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? बीरबल ने पूरी बात बताई। उनकी पत्नी ने मुस्कुराकर एक छोटी सी अंगूठी दी और कहा, इस पर एक वाक्य लिखवा दो जो अकबर की शर्त को पूरा कर सके। बीरबल के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने सोने की उस अंगूठी को लिया और सुनार के पास जाकर उस पर कुछ खुदवाया। बीरबल का उत्तर। अगली सुबह दरबार में सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बीरबल क्या लेकर आएंगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने हमारी चुनौती का हल निकाल लिया? बीरबल मुस्कुराए और एक छोटी सी अंगूठी अकबर को दी। अकबर ने ध्यान से देखा। उस पर कुछ लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने वाक्य पढ़ते ही गहरी सांस ली। दरबार में एक अजीब सी शांति छा गई। बीरबल ने समझाया, जहां अपना, अगर कोई दुखी व्यक्ति इस अंगूठी को देखेगा और पढ़ेगा कि यह समय भी बीत जाएगा, तो उसे उम्मीद मिलेगी और वह खुश हो जाएगा। उसे एहसास होगा कि दुख हमेशा नहीं रहेगा। और अगर कोई बहुत खुश व्यक्ति इसे पढ़ेगा तो उसे यह एहसास होगा कि खुशी भी स्थायी नहीं होती, जिससे वह थोड़ा गंभीर और सावधान हो जाएगा। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। सच में समय ही वह चीज है जो सबको प्रभावित करती है। यह उत्तर मेरी कल्पना से भी बढ़कर था। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, आज तुमने न केवल मेरी चुनौती पूरी की, बल्कि हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख हमेशा नहीं रहता और खुशी भी स्थायी नहीं होती। जीवन में हर परिस्थिति बदलती रहती है, इसीलिए हमें धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह समय भी बीत जाएगा। प्लांट। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।